Hey there, bookworms और knowledge seekers. Welcome back to the Book Nook. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो I'm so glad you're here. This is your cozy corner on YouTube जहां हम डाइव करते हैं fascinating world of books में, एक्सप्लोर करते हैं insightful ideas और ऐसी conversations करते हैं जो truly pages को प्रोग्रेस में बदल देती है. चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं. नमस्कार. आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं. हाँ, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें. माइंड योर ओन बिजनेस. बिल्कुल. ये अध्याय हमें सिखाता है कि अमीर लोग जो हैं वो अपनी संपत्ति मतलब एसेट्स बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि बाकी ज्यादातर लोग अपनी आमदनी अपनी इनकम बढ़ाने में लगे रहते हैं. सही बात है. तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि किसी के पेशे मतलब प्रोफेशन और उसके असली बिजनेस में क्या फर्क है और क्यों ये संपत्ति बनाना इतना जरूरी है. बिल्कुल. चलिए शुरू करते हैं कहानी से. शायद ये सोचने का नजरिया ही बदल दे. 1974 की बात है. मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक वो कुछ MBA छात्रों से बात कर रहे थे. अच्छा. और उन्होंने एक सवाल पूछा, बड़ा सीधा सा. क्या पूछा? उन्होंने पूछा, आप लोग बताइए मैं किस बिजनेस में हूँ. तो जाहिर है सब छात्रों ने क्या कहा होगा? यही कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं. हाँ बिल्कुल. लेकिन क्रॉका का जवाब एकदम अलग था, चौंकाने वाला. क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा नहीं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है. ओह, रियल एस्टेट. हाँ, हैमबर्गर बेचना तो बस एक जरिया था. असली खेल वो कहते हैं उस जमीन का था जिस पर वो फ्रेंचाइजी खुलती थी. अच्छा, मतलब लोकेशन. हाँ, और आज की तारीख में मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मालिकों में से एक है. कमाल है. ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि जो दिखता है जरूरी नहीं वही असली बिजनेस हो. सही. हाँ, और यही मतलब किताब का सेंट्रल आइडिया है इस चैप्टर में. लोग अक्सर अपने पेशे को ही अपना बिजनेस मान बैठते हैं. जैसे कोई बैंक में काम करता है, अच्छी नौकरी है, तो उसे लगता है वो बैंकिंग बिजनेस में है. हाँ, लगता तो है, पर असल में वो बैंक उसका थोड़ी ना है, वो तो बस वहां नौकरी कर रहा है. सही कहा. किताब कहती है कि जो पैसों की दिक्कतें आती है ना, अक्सर वो इसीलिए आती हैं क्योंकि लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करते रह जाते हैं. किसी और के लिए मतलब अपनी कंपनी के मालिक के लिए, सरकार के लिए टैक्स देकर, बैंक के लिए लोन चुकाकर. अच्छा. हाँ, वो दूसरों को अमीर बना रहे होते हैं, अपनी खुद की संपत्ति नहीं बना रहे होते. तो फिर किसी का अपना असली बिजनेस होता क्या है किताब के हिसाब से? किताब कहती है अपना संपत्ति स्तंभ खड़ा करना, एसेट कॉलम बनाना. संपत्ति स्तंभ. हाँ, यानी ऐसी चीजें इकट्ठी करना, ऐसी चीजें खरीदना जो खुद पैसा कमा कर दें, सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर ना रहना. ठीक है, तो ये संपत्ति क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, संपत्ति मतलब वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती रहें. ओके. चाहे आप उस वक्त एक्टिवली काम कर रहे हो या नहीं. किताब में कुछ उदाहरण हैं, जैसे ऐसे बिजनेस जिनमें आपका होना जरूरी ना हो, आपने सिस्टम बना दिया, वो चल रहा है. अच्छा. स्टॉक हो गए, बॉन्ड, रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो, किराए वाली प्रॉपर्टीज. हाँ. नोट्स मतलब जैसे किसी को उधार दिया हो और ब्याज मिल रहा हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वो क्या होता है? जैसे आपने कोई गाना लिखा, कोई किताब लिखी, कोई स्क्रिप्ट, उससे रॉयल्टी आती रहे, पेटेंट वगैरह. समझ गए. या कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपनी कीमत हो, जो इनकम दे या समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़े और जिसे बेचा भी जा सके जरूरत पड़ने पर. ओके. ये चीजें देनदारियों से माने लायबिलिटी से एकदम उल्टी होती हैं. देनदारियां? हाँ, लायबिलिटीज वो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं. जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्जा या घर का मॉर्गेज जो है, वो भी एक तरह से. ये जानना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब पैसों की तंगी होती है तो हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? क्या? यही कि काश सैलरी बढ़ जाए, या कोई प्रमोशन मिल जाए, या फिर शायद मुझे और पढ़ लेना चाहिए, कोई बेहतर नौकरी मिल जाएगी. हाँ हाँ, बिल्कुल आम सोच यही है. पर ये सारे ख्याल तो आमदनी बढ़ाने पर हैं, संपत्ति बनाने पर तो है ही नहीं. सही पकड़ा आपने, बिल्कुल. और यहीं पर वो जो नेटवर्थ की बात होती है ना, हाँ, वो भी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है. जैसा किताब बताती है, लोग अक्सर अपनी महंगी कार या गोल्फ क्लब्स या लेटेस्ट गैजेट्स को भी संपत्ति मान लेते हैं अपनी बैलेंस शीट में. हाँ, दिखाते तो हैं लोग, पर जरूरत पड़ने पर ये चीजें अपनी खरीदी कीमत से बहुत कम में बिकती हैं, है ना? हाँ, वो तो है, डेप्रिशिएट होती हैं. और अगर मान लीजिए कोई मुनाफा हो भी गया बेचने पर,
तो उस पर टैक्स भी लगता है। अच्छा। तो किताब कहती है असली आर्थिक सुरक्षा जो है वो उन संपत्तियों से आती है जो लगातार आय देती रहें, जिन्हें आपको बेचना ना पड़े। तो फिर सलाह क्या है, मतलब करना क्या चाहिए? देखिए, सीधा सा फंडा है, अपनी दिन की नौकरी करते रहिए। हाँ, बिल तो भरने हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ देनदारियां खरीदने के बजाय असली संपत्ति खरीदना शुरू कीजिए। मतलब लोन लेकर कार या गैजेट्स लेने से बेहतर है कि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करें। हाँ, और अपने खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाइए, कर्ज कम कीजिए और धीरे धीरे मजबूत संपत्तियों का एक बेस बनाइए। ठीक है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात है, विलासिता की वस्तुओं के बारे में, मतलब लग्जरीज। अच्छा, क्या? किताब कहती है कि अमीर लोग ऐसी चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं। आखिर में? हाँ, वो भी तब जब उनकी बनाई हुई संपत्ति से इतनी आमदनी होने लगती है कि वो उसका खर्च आराम से उठा सकें। ओह, ये तो उल्टी बात है। ज्यादातर लोग तो पहले खरीदते हैं। बिल्कुल, गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर उन्हें पहले खरीद लेते हैं, कई बार तो क्रेडिट पर, उधार लेकर। जिससे कर्ज और बढ़ जाता है। सही, और वो और ज्यादा आर्थिक दबाव में आ जाते हैं। किताब में लेखक अपना उदाहरण देते हैं। हाँ? कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक मर्सिडीज कार खरीदी, लेकिन तब खरीदी जब उनके पास कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स थी। अच्छा। और उन बिल्डिंग से जो किराया आता था, जो कैश फ्लो था, वो इतना बढ़ गया कि कार की किस्तें उसी एक्स्ट्रा पैसे से आराम से चली जाएं। वाव, मतलब कार का बोझ अपनी जेब पर नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ कार खरीदना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वो जानते हैं कि संपत्ति कैसे बनाई जाती है और उससे कैश फ्लो कैसे बढ़ाया जाता है। वो एक तरह से उनकी वित्तीय समझदारी का इनाम था। समझ गई, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है आज की बात का? निचोड़ यही है कि सच्ची आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सिर्फ अच्छी नौकरी या पेशे से नहीं आती। वो आती है अपने असली बिजनेस पर ध्यान देने से, मतलब लगातार अपना संपत्ति स्तंभ बनाने और उसे संभालने से। और ये काम अपनी नौकरी करते हुए भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, धीरे धीरे ही सही, पर शुरुआत करना जरूरी है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पे सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि अगर हम आज अपने खर्चों को देखें, अपनी खरीदारी को देखें, तो हम जो चीजें ला रहे हैं घर में या जिन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उनमें से कौन सी चीजें वाकई हमारी संपत्ति बढ़ा रही हैं और कौन सी सिर्फ देनदारियां बनकर रह गई हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर ईमानदारी से सोचना शायद हमारे भविष्य की आर्थिक सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकता है।